वेलकम टू द फाइनल वीडियो ऑफ चैप्टर 6। और ये वो पार्ट है जहाँ पे मैं पूरे चैप्टर को समराइज़ करूँगा कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है और ये कैसे रिलेटेड है उस चीज़ से जो हम पहले पढ़ चुके हैं या उस चीज़ से जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअली मैं इसको समराइज़ करने से पहले अगेन पहले 5वें चैप्टर से या पहले वाले हिस्से से शुरू करूँगा, वो हिस्सा जिसमें पहले 5 चैप्टर शामिल हैं इस किताब के, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में ही हम समझ सकते हैं कि ये जो मोमेंटम है ये कहाँ पे लाई करता है मैकेनिक्स के कोर्स में। तो मैंने आपको बताया था कि 5 चैप्टर्स तक, यानी पहले चैप्टर से लेके 5वें चैप्टर तक हम जो कुछ भी पढ़ते आए थे उनमें हमने हर तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, माँ सिवाय एक तरह के प्रॉब्लम्स के, और वो जो प्रॉब्लम्स थे वो मोमेंटम के रिलेटेड थे। और मोमेंटम का मैंने आपको बताया था कि इसकी ज़रूरत वहाँ पे हमें पड़ती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास कोलिजन्स हो रहे होते हैं, वहाँ पे हमें मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। और उसकी रीज़न ये थी कि जो हम पहले 5 चैप्टर्स में करके आए थे वो सारे फोर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, यानी उनके अंदर हमें फोर्सेस का एग्जैक्टली पता होता था और फिर हम उन फोर्सेस को न्यूटन लॉज में यूज़ करके जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ होती थी वो कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन जब हम इस नए तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर पहुँचे थे, यानी ये कुलियंस वाले प्रॉब्लम, तो हमने कहा था कि हमें कुलियन के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो किस तरह बिहेव करती हैं उसका मुकम्मल इल्म नहीं होता। एंड सो हमने एक तरीका ईजाद किया कि हम क्यों ना ऐसा करें कि फोर्सेस को कंसीडर ही ना करें, इनको अवॉइड करके हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, यानी उन क्वांटिटीज़ के बारे में हम मालूम कर लें जो हमें रिक्वायर्ड है। और वो तरीका जो था वो मोमेंटम का था। एंड सो वी इंट्रोड्यूस्ड मोमेंटम इन ऑर्डर टू डील विद प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कुलियंस। तो ये हमारी समरी थी 6ठे चैप्टर तक की, और हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको किया। हमने इस पूरे चैप्टर में सिर्फ मोमेंटम को पढ़ा है, पहले मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर हमने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो हम कैसे मोमेंटम को यूज़ करके वो फिज़िकल डायनामिकल वेरिएबल्स यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इस तरह की बाकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ज़रूरत पड़ी, हमने वो इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद हमने फिर कुछ स्पेशल कुलियन के केसेस को डिस्कस किया, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में भी। लेकिन इस पूरे चैप्टर में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और ये वो चीज़ है जो आपने ना तो कॉलेज में पढ़ी होगी और इस वक्त तक यानी 6ठे चैप्टर तक आपने इस बुक में भी इसको पहले नहीं पढ़ा होगा। लेकिन मैंने जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया था तो आपको बताया था कि ये काफ़ी यूज़फुल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जब हम इसको यूज़ करते हैं, बल्कि यूँ ना कहें कि इसको यूज़ करते हैं, हम यूँ कह लेते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनमें अगर हम उनको सॉल्व करें सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो वो आसानी से हल हो जाते हैं। और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी भी, स्पेशली 1 डायमेंशनल इलास्टिक कुलियन की एग्जांपल को मैंने डिस्कस किया है डिटेल में, और जिसमें हमने वही फार्मूलाज ड्राइव किए हैं जो आप पहले से जानते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम उन्हीं फार्मूलाज को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लैब फ्रेम, या जिसको आप इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, जो फ्रेम अर्थ के ऊपर होता है जिसमें खड़े होकर सारी ऑब्जर्वेशंस आप ले रहे होते हैं, ऑफ कोर्स ये 2 मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, विच मीन्स कि दे डिफर इन द ओवरऑल प्रोसीजर, लेकिन ऑफ कोर्स दे टेक यू टू द सेम आंसर। क्योंकि जो फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, एज आई ऑलवेज से, जो फिनोमेना नेचर में हो रहा है, हमारे ये जो मॉडल्स हैं ये उनको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम मुख्तलिफ तरीके ईजाद कर लेते हैं जो एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, एक फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो नेचर में हो रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो जो फिजिकल फिनोमेना हो रहा है नेचर में वो चेंज हो जाएगा। ऑफ कोर्स इट वुडंट चेंज, इट मीन्स कि हमने दो मुख्तलिफ तरीके ईजाद किए हैं उनको सही रिज़ल्ट देना चाहिए हमें। और यही काम होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम और जो लैब फ्रेम है उन दोनों में। तो अब हमारे पास 2 टूल आ गए हैं मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, और हम देखते हैं जो टूल हमें जिस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा आसान लगता है, ज़्यादा ईजी लगता है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक नई चीज़ थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे वाले चैप्टर में चल के इस्तेमाल होने वाली है। हमने उस वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव किया था जिसको हमने कहा था कि ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी है, और हमने उसका एक फार्मूला ड्राइव किया था कि अगर ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव करे तो फिर वो देखेगा कि 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 है। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो हमने उसकी बुनियाद बना के सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। तो ये सब कुछ तो था इस 6ठे चैप्टर में। और अब आपको एक और चीज़ जहाँ पे फाइनल चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स को डील किया है,
अब सिर्फ पहले 5 चैप्टर नहीं बल्कि ये छठा चैप्टर इंक्लूडेड, उनमें हमने ये देखा है कि ऑब्जेक्ट्स को हमने पॉइंट पार्टिकल ट्रीट किया है। यानी हमने ये देखा है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करते हैं कि उनकी मोशन जो है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं जैसे वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ना हो बल्कि एक पॉइंट पार्टिकल हो। लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट गना बी ट्रू ऑलवेज, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नो कि हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की मोशंस हैं नेचर के अंदर। तो अब 7वें चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम्स जिनमें हम किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट पार्टिकल ना ट्रीट कर सकें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम हमने इंट्रोड्यूस करवाया था ये अब दोबारा आने वाला है और ये कैसे चीज़ों को आसान बना देता है। बट दैट इज़ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 7th chapter, and that is the subject of my next video, which will be the introduction of chapter 7. So I'll see you then.